फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। हमारा डेली करंट अफेयर का मॉड्यूल इज ऑन 25th एपिसोड। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज टुडे इज अ 25th एपिसोड। ठीक है, वी आर एक्साइटेड अबाउट दिस जर्नी बिकॉज वी हैव कवर्ड दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से इश्यूज which have a good tendency to be asked in the examination। हम ऐसे टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, जहां से हम नॉट ओनली वी ट्राई टू कवर करंट अफेयर बट वी ऑल्सो ट्राई टू कवर सम इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, सो ये रेगुलर मॉड्यूल है, प्लीज आप उसको देखते रहिए, दे आर यूजफुल टू यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम ऐसे टॉपिक कवर करते हैं जहां पे और इस तरीके से कवर करते हैं कि जिसकी वजह से एग्जाम में अगर कोई भी छोटी मोटी चीजें अगर आपसे पूछी जाए, आई बिलीव यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डू इट वेल। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, यू कैन से इंडोनेशिया बैन्स एक्सपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सेडिशन रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट उस बात को सुनेगी क्या सेडिशन को निकाल देना चाहिए या नहीं निकाल देना चाहिए। एंड आज हम बात करेंगे एक और मुद्दा विच इज डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। ठीक है, जापान और रशिया के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ठीक है, हम उसके साथ कनेक्टेड और वर्ल्ड में कौन कौन से डिस्प्यूटेड आइलैंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, ग्रेट, लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडोनेशिया बैन्स एक्सपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल। दोस्तों, पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को एक अलग तरीके से इम्पैक्ट कर दिया। नॉट ओनली हेल्थ प्रॉब्लम्स बट पूरे वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन था उसको उन्होंने बड़े तरीके से डिसरप्ट कर दिया। पैंडेमिक से जब हम बाहर निकलते, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज फूड प्राइसेस आर राइजिंग। फूड प्राइसेस क्यों राइज हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों बरसों से एक अच्छी सी सप्लाई चेन बैठ गई थी और पीपल वर रियली कंफर्टेबल विद दैट प्राइस, जो कम प्राइसेस थी, ठीक है, सस्ते में चीजें मिलती थी। एंड सडनली दोज सप्लाई चेन्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय होने की वजह से, ठीक है, अब लोगों के जो खाने पीने के, रहन सहन करने के तरीके हैं, ठीक है, वो अभी भी पुराने हैं। ठीक है, और उनको सप्लाई चेन के द्वारा जो चीजें सामान चाहिए, ठीक है, वो उनके लिए महंगा हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की बिगड़ जाती है। इतनी बिगड़ सकती है कि कुछ कुछ कंट्रीज तो बैंकरप्ट हो जाती है, डिफॉल्ट करना चालू कर देती है। एग्जांपल इज श्रीलंका। ठीक है, सामने अगर हम एक और एग्जांपल देखें, नेपाल ने बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट उन्होंने बैन कर दिया। क्यों इंपोर्ट बैन किया? दे सेड कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर आते हो बाहर से, वी आर बैनिंग इट, वी आर नॉट अलाउिंग दैट इंपोर्ट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग money on importing those you can say electronic items। उसके सामने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चले जाते हैं। एंड देन in a very troublesome situation when we want to purchase crude oil, we don't have a we can say foreign exchange reserve available। ये सनो तो हम उसको बैन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते अलग अलग देशों में बड़ी परेशानियां। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के नए प्रेसिडेंट साहब को अगली लड़ाई जो लड़नी है वो इसी बात की तो है कि भैया चीजें महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, भारत भी इसी लड़ाई में शामिल है। और इन सब लड़ाइयों के अंदर एक आग लगाने का काम या उस आग के अंदर एक से घी डालने का काम, घी नहीं ऑयल डालने का काम इंडोनेशिया करने वाला है। क्या किया इंडोनेशिया ने? इंडोनेशिया के एक से प्रेसिडेंट साहब ने 22 अप्रैल को ये घोषित किया दैट 28 अप्रैल से वी आर गोइंग टू बैन पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स। हम हमारे यहां से पाम ऑयल बाहर भेजने नहीं देंगे। दैट इज व्हाट दे आर बैनिंग। एंड जिसकी वजह से इन सभी एफएमसीजी कंपनियों को बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप देखेंगे इन सभी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे गिरेंगे। भाई यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, फेरेरो रोशर हो गया, लॉरियल हो गया। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इन सब में ये पाम ऑयल यूज होता है? बिल्कुल, इन सब में पाम ऑयल यूज होता है। ठीक है, वेदर योर फेवरेट किटकैट और वेदर इट इज यू कैन से टॉबलेरॉन और योर न्यूटेला और वेदर इट इज योर शैम्पू, क्रीम, सब में पाम ऑयल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब है ना, क्या नाम है उनका?
जोको विडोडो, ठीक है, उन्होंने मतलब दैट्स इंडोनेशिया विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल, उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, विच इज ऑब्वियस। क्यों बैन करेंगे? क्योंकि उनके यहाँ पे पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, उनके यहाँ पे पाम ऑयल के प्राइस बढ़ गए। भाई साहब, जो कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वहीं पे अगर पाम ऑयल के प्राइस बढ़ने लगे और वो कंट्री बोल रही है कि हम बाहर भेजेंगे नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे महंगा हो गया, तो जो कंट्री पाम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती उसका तो क्या ही हालत होगा। ये सुनो, हम समझेंगे कि ये पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े क्यों इंडोनेशिया में, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, है ना, लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दे आर बैनिंग, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू द क्राइसिस इन इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में क्यों ऐसा हो गया? दोस्तों, इंडोनेशिया में ज्यादातर कुकिंग इज डन थ्रू पाम ऑयल, ठीक है। दैट्स अ वेरी कॉमन यू कैन से आइटम दे आर कंज्यूमिंग, ठीक है। पॉपुलेशन भी उनका ज्यादा है, ठीक है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये इसका प्राइस पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज देयर वर नो ऑल्टरनेट सप्लाई ऑफ ऑयल, ठीक है। भाई पाम ऑयल के सामने जो ऑल्टरनेटिव होने चाहिए वो कम हो गए। क्या क्या ऑल्टरनेटिव था? एक मजेदार सा ऑल्टरनेटिव था सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल, सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस होता है अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना से उसका प्रोडक्शन कम हो गया। ये सुनो, क्यों कम हो गया? पॉसिबली क्लाइमेट चेंज, पॉसिबली टेम्पररी वो कम हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई चेन को दिक्कत आ गई, ठीक है। सेकेंड इश्यू इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से सनफ्लावर ऑयल, पूरे वर्ल्ड का 80 to 90% सनफ्लावर ऑयल वॉज कमिंग फ्रॉम यूक्रेन रशिया। अब ये दोनों वॉर पे चल रहे हैं तो उसका भी अब सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो ओवरऑल देयर इज अ प्रेशर ऑन पाम ऑयल। तो जनवरी में, है ना, 2022 जनवरी में इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड प्राइस कैप कि इससे महंगा नहीं होगा ऑन द कुकिंग ऑयल, ठीक है, ताकि उसको उन्होंने अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी। पर हिस्ट्री ये बोलती है कि इकोनॉमिक्स में आप फ्री मार्केट में गवर्नमेंट अपनी तरीके से अगर इंटरफियर करता है तो सिचुएशन और बिगड़ जाती है, ठीक है। सिचुएशन बिगड़ी कैसे? जब इन्होंने इस तरीके से प्राइस कैप लगाया, ठीक है, तो लोगों ने वहां पे होर्डिंग करना चालू करा, स्टोर करना चालू करा, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लगी, सो दे स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट मोर, ठीक है। तो लोकल सप्लाई लोगों ने किया नहीं, लोगों ने होर्डिंग करना चालू कर दिया और उन्होंने बाहर बेचना चालू कर दिया। तो इस तरीके से ओवरऑल चीज़ें एक से प्रॉब्लमेटिक में आ गई, है ना, महंगा हो गया। इंटरेस्टिंगली इंडोनेशिया यूजेस दिस पाम ऑयल एज अ बायोफ्यूल, ठीक है। उनके पेट्रोल में 30% से ज़्यादा पाम ऑयल यूज होता है, ठीक है। नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। भारत के अंदर भी हम बायोफ्यूल के बारे में बात करते हैं, हम यूज़ करना चाहते हैं मोलासिस, शुगर केन में से हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, बट क्या ये सक्सेसफुल होगा? क्या ये ग्रीन फ्यूल इस तरीके से सक्सेसफुल होगा? एक तरफ लोगों को अब मतलब फूड कंज्यूम करने की बात है, ऑयल कंज्यूम करने की बात है, और दूसरी तरफ आप उसको व्हीकल में यूज करते हो। तो इंडोनेशिया में बड़े बड़े क्राइसिस हो गए, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें कि ये जो पाम ऑयल है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया मिलाकर पूरे वर्ल्ड का पाम ऑयल का 90% सप्लाई करते हैं, विच मीन्स अगर उनमें से एक कंट्री ने एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया तो इट विल हैव अ लॉट ऑफ इंपैक्ट। सबसे पहला मुद्दा ये सुनो, ठीक है। नंबर 2, नाउ द पॉइंट इज कि पाम ऑयल एक तरीके से अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिस के द्वारा चलता है, बड़ा लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। पाम ऑयल, है ना, मतलब इट इज़ अगर हम देखें तो ज़मीन में से अगर आप कोई दूसरा जैसे सोयाबीन ऑयल या कोई और दूसरा ऑयल निकालोगे उससे कहीं गुना ज़्यादा पाम ऑयल बनाता है, पर पाम ऑयल की वजह से पूरा का पूरा लेकिन से डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, और इंडिया भी अब पाम ऑयल बनाने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर व्हाट विल बी द फ्यूचर वी डोंट नो। टेम्पररी हमें लगता है कि हम हमारे ऑयल कंजम्पशन के लिए आज कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, बट क्या होगा? क्या ये पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश होगा? वी नेवर नो।
ठीक है. सो व्हाई द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल आर राइजिंग, हमने एग्जांपल दिया आपको, पुअर सप्लाई ऑफ सोयाबीन फ्रॉम अर्जेंटीना, पुअर सप्लाई ऑफ कैनोला ऑयल फ्रॉम कनाडा, एंड ड्यू टू वॉर फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल इज इन अ पुअर सप्लाई, एंड पेंडेमिक impacted big supply chain. ठीक है. So which are the major palm oil exporter in the world? It is Indonesia, Malaysia, Guatemala, Colombia, Papua New Guinea and Thailand. उनमें से 90% is coming from this two country, और ये अभी एक्सपोर्ट करने का बैन करता है. ठीक है. इंडिया में पाम ऑयल कौन बनाने की कोशिश कर रहा है? सबसे ज्यादा कौन बनाता है? बोला आंध्र प्रदेश, देन गोवा, then Karnataka and Kerala. They are the major producer. However, we have to rely on import in a big way. ठीक है. और इसीलिए recently government of India started with national mission on edible oil palm, है ना. हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम चालू करी थी. इट इज प्रपोज टू हैव एन एडिशनल 6.5 लाख हेक्टर ऑफ पाम ऑयल का प्रोडक्शन बाय 2025-26 होगा. This will involve raising of area under the oil palm cultivation, जो बढ़ाने की कोशिश है, और ये ज़्यादातर एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंक्लूड करेगा ऐसा माना जा रहा है. ठीक है. अब इसकी वजह से उस एरिया का फॉरेस्ट का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, और वो पूरा बर्बाद हो जाएगा. ये क्या फ्यूचर होगा, वी डोंट नो. ठीक है. We don't know so far. There is no proper, you can say, studies being conducted by the government of India on this, and therefore this is going to a big problem. Coming to the next issue, Supreme Court is going to hear pleas to scrap the sedition law. Section 124A of IPC is all about sedition. Sedition को पॉपुलरली कहा जाता है देशद्रोह का आरोप. क्या बोलते हैं इसको? देशद्रोह का आरोप, कि आपने देश के लिए कुछ बुरा बोला. दोस्तों, आपने देखा होगा उमर खालिद का एक पिटीशन चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, और कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना जजमेंट दिया. उन्होंने कहा कि देयर हैज टू बी अ लक्ष्मण रेखा, ठीक है, ऑन क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट को आपको अगर क्रिटिसाइज करना है आप कर सकते हैं. यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है. दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर, है ना, टेस्ला के इलोन मस्क साहब ने तो पूरा ट्विटर खरीद लिया कि ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो नहीं करता है, और मैं चाहता हूं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो करे, और उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली. ठीक है. उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर उमर इगन से खालिद, जिन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान कोई स्पीच दी थी, उस स्पीच के बारे में उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कुछ सेंटेंसेस यूज करे थे. उन जुमलों को, ठीक है, कोर्ट ये बोलती है क्या आपको कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रेन होना चाहिए. अगर आप रिस्ट्रेन नहीं रखते हो, ठीक है, अगर आप रिस्ट्रेन नहीं रखते हो, एंड दैट टू अगेंस्ट द पीएम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना. ये सही बात नहीं है. आप क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट को, जो मर्जी आए, जैसे करना चाहे करे, पर देयर हैज टू बी सम लिमिट. ठीक है. दोस्तों, ये लिमिट लॉ के मुताबिक क्या है? लॉ सेक्शन 124A बोलता है, whoever by word, either spoken or written, or by sign, or by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt. या तो हेट्रेड पैदा करता है या कंटेम्प्ट पैदा करता है. हेट्रेड समझ में आ गया होगा. हेट पैदा करना, भाई किसी के लिए मतलब एक बुरा बोलना, है ना, लोगों के मन में उनके बारे में कैन से हेट डेवलप करना. ठीक है. या कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना करना. ठीक है. मतलब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, गवर्नमेंट के ऑर्डर को माने नहीं, दैट इज कॉल्ड अवमानना करना. और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स, नोट किया जाए, द वर्ड इज डिसअफेक्शन. ये 3 वर्ड है, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन. ये इतने ब्रॉड वर्ड है, ठीक है, जिसका यूज कैसे भी हो सकता है, मिसयूज कैसे भी हो सकता है. यूज तो छोड़ो, मिसयूज की बात है. ठीक है. बुरी तरीके से हो सकता है और पूरी सिचुएशन बिगड़ सकती है, और कोई भी एक नॉर्मल आदमी ने कुछ बोला, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, जो अच्छी बात नहीं है. ठीक है. सो डिसअफेक्शन, हेट्रेड, कंटेम्प्ट किसके खिलाफ होना चाहिए? गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. ठीक है. एंड दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड, ठीक है, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है,
या देयर में बी अ फाइन, ठीक है, ऐसा। उसके साथ उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, 3 एक्सप्लेनेशन है, नोट किया जाए। चलिए थोड़ा समझ भी लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन बोलता है द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। डिसअफेक्शन इज all feeling of, you can say, enmity, which means it's a very broad term, बहुत broadly उसको use किया गया। Explanation number 2, comments expressing disapprobation of measures of government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section, विच मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगर आप डिसअप्रोबेट करते हो, ठीक है, यू आर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू क्रिएट अ काइंड ऑफ वायलेंस, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, ठीक है ना, सो तो उसको ऑफेंस नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है विच इज अबाउट अगेंस्ट ऑयल पम्प विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, सो दैट्स अ जस्टिफाइड वे ऑफ सेइंग दिस, ओके। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, कमेंट्स expressing disapprobation of an administrative action or any other action of government without exciting or attempting to excite hatred, contempt, disaffection will not constitute. So आप administrative action के ऊपर या गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर के लिए आप अगर कुछ बोलते हो, so that will not be treated as a kind of offense, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण केदारनाथ के जजमेंट के अंदर कोर्ट ने यह बोला था कि भैया अगर कोई हेट्रेड पैदा करता है ना, फेमस केस ऑफ केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ केस 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह बोला दैट सेडिशन लॉ इज वैलिड अंडर आईपीसी। सवाल तो उसी समय पे भी रखा गया था कि सेडिशन को निकाल देना चाहिए, इट्स अ कॉलोनियल जमाने का अगेन से लॉ है, ठीक है। ये देखिए गांधी जी के ऊपर कॉलोनियल एरा के जमाने में गांधी जी के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे। देखिए दोस्तों 1922 18 मार्च को गांधी जी के खिलाफ यू कैन से ये सेडिशन का आरोप लगाया गया था, ठीक है। मिस्टर CN ब्रूमफील्ड ने मतलब अहमदाबाद में ये केस सुना और उनको 6 साल की सजा दी गई। किसको 6 साल की सजा दी गई? गांधी जी को। कब? 1922 में, ठीक है। एंड देन आफ्टर 100 ईयर, ठीक है, सो गांधी जी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ब्रिटिशर एंड दैट ब्रिटिशर put Gandhiji behind bar after 100 year, exactly after 100 year, one more Britisher standing in front of Gandhiji, ठीक है, नतमस्तक, ठीक है। क्या मजेदार सा लाइफ कम्स टू फुल सर्कल, है ना, क्या मजेदार सी दुनिया हो रही है भारत में। बट एनीवे, सो केदारनाथ के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेडिशन तभी लगाया जा सकता है कि व्हेन इन अ स्पीच ऑफ समवन there is an intent or there is a tendency to disturb law and order। मतलब उसकी स्पीच में वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की टेंडेंसी या इंटेंशन होना चाहिए, तो ही हम उसको सेडिशन बोलेंगे। अगर किसकी स्पीच में, है ना, कि कोई ऐसे क्रिटिसाइजिंग स्पीच के अंदर अगर कोई इंटेंशन नहीं है या उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है वायलेंस हो, ठीक है, तो भैया उसको हम सेडिशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसीलिए इस बात को लेकिन से लड़ा गया है दोस्तों, ये समझा जाए कि हमने सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा था। The word sedition was disappeared from Constitution on November 26, 1949 and Article number 19(1)(a), which is giving freedom of speech and expression, and it gave absolute freedom of speech and expression. However, there was section 124(a) of IPC continued. What happened in 1951? Jawaharlal Nehru brought first amendment to the constitution and thereby he enacted one very interesting word called reasonable restriction on the right of freedom of speech and expression. Freedom of speech और expression में एक reasonable, you can say, restriction होना जरूरी है. That's right. Reasonable restriction, you can say, attempts to reduce, you can say,
वी कैन से लोग जो बोलते हैं अपनी मर्जी से जो भी कुछ अजीब अजीब चीज़ बोलना चाहते हैं वैसा नहीं हो, ठीक है। इसके लिए ये लगाने की बिल्कुल कोशिश है। मुझे लगता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट को इस प्ली को सुनना चाहिए। जो सुन रही है सुप्रीम कोर्ट अगले 1 या 2 दिनों में सुनेगी और उसके बाद अपना जजमेंट देगी। मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना चाहिए कि सेडिशन को निकाल देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आज के ज़माने में हर एक बंदे के पास पावर है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोलना है वो बोले, एंड दैट इज हाउ वी विल बी इन अ पोजिशन टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट सेडिशन को चिलिंग इफेक्ट लाने के लिए यूज करती है, ठीक है। सभी लोगों के ऊपर तो नहीं लगाती है, पर 1 या 2 लोगों के ऊपर इतना हार्श वे में लेकिन से ये सेडिशन का चार्ज लगा देती है ताकि पूरी कम्युनिटी चुप हो जाए, कुछ बोले नहीं, ठीक है। दैट इज व्हाट दे डू। रिसेंटली जापान has described 4 islands whose ownership is in a dispute with Russia, ठीक है। They say Russia is illegally occupied, ठीक है, and they have written this in their diplomatic blue book। कौन सा आइलैंड की बात हो रही है? कुरिल आइलैंड के बारे में बात हो रही है। ये रहा आपका कुरिल आइलैंड, ठीक है। दिस इज नियर सी ऑफ जापान। दिस आर द ग्रुप ऑफ कुरिल आइलैंड, ठीक है। दिस आर डिस्प्यूटेड आइलैंड नोन एज नॉर्दर्न टेरिटरीज ऑफ जापान, ठीक है। दोस्तों कुरिल आइलैंड की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है रशिया और जापान के बीच की, ठीक है। इन 1855 देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ शिमोडा, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बिटवीन जापान एंड रशिया, ठीक है, एंड इट गिव्स सदर्न कुरिल आइलैंड टू जापान एंड रेस्ट ऑफ द चेन गिवन टू द रशिया इन 1855। फिर उसके करीबन 20 साल के बाद 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग हुआ, जहां पे यू कैन से कुरिल आइलैंड का पावर वाज गिवन इन द हैंड ऑफ जापान, और रशिया ने शैखलिन के ऊपर अपना कंट्रोल लिया। शैखलिन आइलैंड रशिया के ऊपर कंट्रोल के लिए उसने ये पूरा का पूरा कुरिल आइलैंड उसने छोड़ दिया। कब छोड़ा? 1875 में। देन केम 1905, सम अराउंड 30 ईयर्स के बाद रशिया का डिफीट हो गया रशिया जापान वॉर में, तो जापान गेट्स कंट्रोल ओवर यू कैन से दिस सैखलिन आइलैंड, उसके ऊपर जापान ने कंट्रोल लिया। 1945 में सोवियत यूनियन ऑक्यूपाइज द एंटायर कुरिल चेन, ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार चुका था, तो उसने तब ये पूरा अपने हाथ में ले लिया। कब? 1945। फाइनली 1951 में एक ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को हुआ। जापान रिनाउंसेस ऑल देयर कंट्रोल ऑन कुरिल आइलैंड, ठीक है, और जापान ने सब कुछ छोड़ दिया। 1956 में सोवियत और जापानीज ने जॉइंट डिक्लेरेशन किया, ठीक है, और बोला कि हम दोनों के बीच में एक डिप्लोमेटिक टाई को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल कौन कौन सी जगहों पे डिस्प्यूटेड प्लेसेस है, ठीक है। एक है आपके सामने सेनाकाकू आइलैंड, ठीक है, विच इज बिटवीन इंडिया, है ना, नॉट इंडिया बट इट इज जापान एंड चाइना के बीच में ये डिस्प्यूटेड प्लेस है। सिमिलरली देयर इज पारासेल आइलैंड एंड स्प्रैटली आइलैंड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड प्लेस बट इन साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी में चाइना इन एरिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। ताइवान इज अनदर एरिया, ठीक है, चाइना बोलता है ताइवान तो हमारा ही है, ठीक है। अनदर इन इंडियन ओशन रीजन में चागोस आर्कीपेलागो, ठीक है, चागोस आर्कीपेलागो इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड प्लेस, ठीक है। मॉरिशस बोलता है हमारा एरिया है, ब्रिटिश बोलती है हमारा एरिया है, और ब्लैक सी में, है ना, वैसे ब्लैक सी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर अभी रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। टूजला आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, इट इज इन द स्ट्रेट ऑफ किर्च, ठीक है, ये उसके बीच में डिस्प्यूटेड प्लेस है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए ग्रेट, सो ये डिस्प्यूटेड प्लेसेस आपको पता होने चाहिए। आई होप दिस सेशन इज कंफर्टेबल फॉर यू। आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट एंड डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।